कि 11th हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, अभी हम 12th में हैं। अब क्या बचे हुए समय में जेई की तैयारी हो सकती है? तो आंसर तो डेफिनेटली यस है बच्चों, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको हेलो स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे आजकल अक्सर ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जेई मेन 2024 या जेई एडवांस 2024 की तैयारी अब बचे हुए समय में कैसे की जाए। क्या हमने 11th-12th में सीरियसली जेई को कंसिडर नहीं किया तो अब बचे हुए समय में जेई 2024 की प्रिपरेशन संभव है, या हमने 11th में सिंसियरली पढ़ाई नहीं की थी, 12th क्लास में थोड़े सीरियस हुए पर बोर्ड प्रेशर की वजह से ज्यादा लंबे समय तक उस सिंसियरिटी को बनाए रख नहीं पाए, अब क्या बचे हुए समय में जेई 2024 की तैयारी हो सकती है, और हो सकती है तो कैसे? या फिर बहुत सारे लोगों का यह सवाल रहता है कि 11th हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, अभी हम 12th में हैं, अब क्या बचे हुए समय में जेई की तैयारी हो सकती है? तो आंसर तो डेफिनेटली यस है बच्चों, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर बहुत सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता है और सही चीजों को आइडेंटिफाई करके करने की जरूरत है। वो सही चीजें क्या है? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हमारा हमेशा ध्यान होना चाहिए? मैंने सोचा उसको लेकर के मैं ये छोटा सा वीडियो आपको बना के दूं, जिसमें आपको एक क्लैरिटी रहे कि आपको करना क्या चाहिए। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके सामने ये जो चैलेंज है ये कितना मुश्किल है और आप इस चैलेंज को कैसे निगोशिएट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हमें हर एक एक्सपर्ट की राय को सुनकर अपने स्ट्रैटेजी में चेंज नहीं करना चाहिए। मैं यहां पर यह मान के चल रहा हूं कि हम सभी अप्रैल अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। अगर मैं जेई मेन 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं तो मेरे पास आज की तारीख में इस साल के शायद 6 महीने, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, और 2024 के 3 महीने, जनवरी, फरवरी और मार्च, अर्थात टोटल 9 महीनों का समय बचता है। 9 महीने अर्थात 270 दिन। तो क्या 270 दिनों में जेई मेन की तैयारी हो सकती है? जी हाँ, आपके पास नेट जो टोटल टाइम अवेलेबल है वो रफली 270 डेज। आप इन नंबर्स को, जो भी नंबर्स इस वीडियो में मैं बोलूँ, उसको बहुत बारीकी से परखने की या चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं एक रफ नंबर लेके चल रहा हूँ कि 270 डेज मेरे पास हैं। अब जेई मेन या जेई एडवांस की तैयारी मुझे करनी है, मैं क्या करूं? यहां पे ये बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है 270 डेज, इसको अब आप नहीं बदल सकते। इसका ध्यान आपको हर पल रखना है अपनी तैयारी के दौरान। अगर आपका ध्यान यहां से भटका कि आपके पास समय कितना है तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा होते हुए साल दर साल मैं बच्चों के साथ देखता हूं, वो बहुत मन बनाकर, बहुत डटकर तैयारी शुरू करते हैं, पर काइनेमैटिक्स जैसे चैप्टर में, न्यूटन्स लॉ जैसे चैप्टर में वो महीनों लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं हर तरह की किताबें जो मार्केट में अवेलेबल हैं, हर तरह के क्वेश्चंस जो बाजार में अवेलेबल हैं, सबको अटेम्प्ट कर लूं। ऐसा अच्छा प्रयास है उनका, पर 3, 4, 5, 6 महीने बीतते बीतते उनको दिखता है कि उनके सिलेबस का सिर्फ अभी 25% ही पूरा हुआ है। अब वो घबरा जाते हैं और बाकी के 75% सिलेबस को वो ढंग से नहीं पढ़ पाते और ये उनके फेलियर का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो हमें हर वक्त कॉन्शियस रहना है कि हमारे पास सिर्फ 270 दिन का समय है और इस 270 दिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के मोटा मोटी अगर मैं बोलूं तो 90 चैप्टर्स हमें कवर करने हैं। इस बात से अगर आपका दिमाग हटा तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं चलकर लड़खड़ा जाएगी। 270 दिन, रफली 90 चैप्टर, अब फिर से इसको पकड़ना मत, 80 हो सकते हैं, 82 हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, लगभग 90 चैप्टर, हर चैप्टर के लिए लगभग 3 दिन। यह चीज नहीं बदल सकती है। तो अगर आप किसी एक चैप्टर में 8 दिन लगा रहे हैं और ऐसे 4-5 चैप्टर में आपने 8 दिन लगा दिए तो निश्चित रूप से आपकी
तैयारी डगमगा चुकी है। अब आप उसको शायद ही सही पटरी पे ला पाएंगे। तो आपको इस कॉन्शियसनेस को दिमाग में रखना है कि हर चैप्टर के लिए 3 दिन, और यहां मेरी बात को गलत मत समझिएगा, हर चैप्टर के लिए 3 दिन जब मैं बोल रहा हूं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप 3 दिन तक लगातार एक ही सब्जेक्ट का एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो नॉर्मली हम नहीं करते। हम 2-3 सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। तो 3 दिन मतलब 3 दिन नहीं, अगर आप एक एक चैप्टर तीनों सब्जेक्ट के ले लें तो 9 दिन में मुझे 3 चैप्टर कवर करने हैं, ऐसे सोचें आप, तो आपको दिखेगा कि हाँ टाइम है। घबराइए मत। लेकिन आमतौर पर 3 दिन है आपके पास हर चैप्टर के लिए। अब जो बेहद जरूरी चीजें हैं इन 3 दिनों में जो की ही जानी चाहिए, जो हर स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि मैं तो करूंगा ही, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की संख्या जरा गिन के देखते हैं, एक बार अंदाज लगाने की कोशिश करता हूं, मैंने गिना नहीं है। जेई मेन और एआई ट्रिपल ई को अगर देखें तो इसी साल जेई मेन के जनवरी और अप्रैल मिला के करीब 24 अटेम्प्ट हुए, 24 शिफ्ट हुए, हर शिफ्ट में 90 क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से अगर आप काउंटिंग करोगे तो मुझे लगता है कि हजारों हजार क्वेश्चन हैं जो एआई ट्रिपल ई से लेकर जेई मेन में पूछे गए हैं। मैंने एक बॉल पार्क फिगर रख दिया है, लगभग 10,000। ठीक है, 500-1000 आगे पीछे हो सकता है, बट मोटा मोटी ये नंबर होगा। तो जेई मेन और एआई ट्रिपल ई के आए हुए सभी क्वेश्चंस को अगर मैं अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी लेके चलता हूं तो 10,000 क्वेश्चन है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब मिला के बात कर रहा हूं। आईआईटी जेई एडवांस का इतिहास 40 साल से भी पुराना है, कई लगभग 50 साल होगा इनफैक्ट। उनमें जो आए हुए क्वेश्चंस हैं अगर उनकी काउंटिंग लेंगे तो करीब करीब 4000 हो जाएंगे। बीच में कई बार स्क्रीनिंग एग्जाम भी इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसके क्वेश्चंस को भी अगर हम काउंट कर लें तो मोटा मोटी मैंने माना कि 100 क्वेश्चन हर साल, ये थोड़ा कम हो सकता है, पर फिर साल भी 40 से ज़्यादा हो सकते हैं, तो लगभग 4000 क्वेश्चन होते हैं। ये दोनों मिलाकर 14,000 क्वेश्चन हो गए। अब हम सीखना चाहते हैं, हम क्वेश्चन को बनाते समय ठीक से समझ के बनाना चाहते हैं, तो कितने कम समय में एक क्वेश्चन करेंगे? एवरेज कम से कम 5 मिनट, कम से कम। ये बहुत छोटा टाइम ले रहा हूं मैं, 5 मिनट अभी हर क्वेश्चन को करने के लिए नाकाफी हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आप जल्दी कर पाएंगे, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आपको आधे घंटे देने पड़ेंगे। मैं ही आपको एक क्वेश्चन जेईई एडवांस का एक्सप्लेन करने लग जाऊं, कई वीडियो मैंने बनाए, तो हो सकता है मुझे 40 मिनट लग जाए, तो आपका तो 40 मिनट गया उसमें। फिर भी चलिए एक आसान बातचीत के लिए मैं मान लेता हूं कि ऑन एन एवरेज 5 मिनट आपको हर क्वेश्चन को करने में लगता है। तो 14,000 सवाल 5 मिनट, मतलब 70,000 मिनट आपको तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के आए हुए सारे क्वेश्चन को करने के लिए खर्च करना है। कम से कम 70,000 मिनट। 70,000 मिनट को घंटों में चेंज कर दें तो करीब करीब 1166 घंटे होते हैं, 1166। अगर मैं ये मानूं कि आप 8 घंटे रोज सेल्फ स्टडी करते हैं, 1 मिनट मान लो 8 घंटे रोज सेल्फ स्टडी करते हैं, तो ये करीब करीब 146 डेज हो जाते हैं, मतलब 5 महीने। आपके पास 9 महीने का समय है, और अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हर दिन 8 घंटे बनाते हो, हर दिन 8 घंटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाते हो, तो बच्चों तुम्हें 5 महीने का समय देना पड़ेगा। इस बात को जरा सिंक इन होने दो, अपने अंदर आने दो, बात को समझो। 9 महीने में से 5 महीने तो तुम्हें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने के लिए पूरा स्टडी टाइम देना, फुल स्टडी टाइम की बात कर रहा हूं। फिर क्या करें? क्या इन क्वेश्चंस को नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, पर ये जरूरी नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन को चुन के बनाएं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्योंकि सच्चाई ये है कि अगर मैं इन सारे क्वेश्चंस को कर भी लूं तो सिर्फ मैं क्वेश्चन तो बनाऊंगा नहीं, तो उसके लिए थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, डेरिवेशंस भी समझने पड़ेंगे, किसी टीचर के क्लास में भी शायद जाना पड़ेगा। तो इन सारे कामों को करने के लिए मेरे पास सिर्फ 4 महीने बचते हैं, और 4 महीने के बाद अगले बाकी के 5 महीनों में, अगर वैसा करना नहीं है कि सिर्फ 4 महीने थ्योरी पढ़ी और फिर 5 महीने क्वेश्चन, बट टाइम का डिवीजन करने के लिए 4 महीने में सारी थ्योरी पढ़ना, याद करना, और उसके अलावा ये 5 महीने का समय, इसके अलावा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो क्या इन सभी क्वेश्चंस को करने के बाद भी आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने चैप्टर के एक एक न्यू कॉर्नर को समझ लिया है? क्या मैं हर कॉन्सेप्ट से वाकिफ हूँ? शायद नहीं आएगा, शायद नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे रूटीन क्वेश्चन फिर भी आपके छूट रहे होंगे। जैसे एक बड़ी सिंपल सी उदाहरण मैं देता हूं, इसी साल जेईई एडवांस के क्वेश्चन पेपर में, इसी साल जेईई एडवांस के क्वेश्चन पेपर में ये रूटीन सा क्वेश्चन आया। एक रिंग है, कुछ डिस्क जैसा कुछ बना हुआ था, और यहाँ पे आपने कोई फोर्स लगा दिया
और पूछा जा रहा है कि बेसिकली जो मोर देन वन करेक्ट टाइप क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया कि इस कंडीशन में प्योर रोलिंग होगी नहीं होगी। तो ये तो एक बड़ा ही रूटीन टाइप क्वेश्चन है। मैं जब आपके जैसा छोटा बच्चा था, पढ़ता था, तो रेस्निक हेलिडे की बुक में आज से 300 साल पहले ये क्वेश्चन हुआ करता था कि एक बॉल ऐसे फ्लोर पे खड़ा है, एक बिलियर्ड बॉल है, और यहाँ पे आपने हिट किया, किस हाइट पे हिट करेंगे जिससे कि प्योर रोलिंग शुरू हो। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के इन्होंने पूछ लिया। पर मैं जिस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ये है कि अगर हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे तो ये क्वेश्चन तो नहीं किया था। ये बहुत रूटीन क्वेश्चन है लेकिन नहीं किया था। अगर मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही किए थे तो ये क्वेश्चन तो नहीं किया था, और ये क्वेश्चन नहीं किया था तब तो ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं बन सकता था। तो इंपॉर्टेंट बात मैं ये इस तरफ आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को सीखने के लिए जो जनरल रूटीन क्वेश्चंस होते हैं वो तो करनी है, जो लगभग हर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में होते हैं, जो आपको सिखाने वाले क्वेश्चन होते हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स को हाईलाइट करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे एग्जांपल्स तो आपको करने ही है। उनको आप स्किप करोगे तो किसी भी दिन धोखा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आज पूछे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ओरिजिनल बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन जो लगभग हर स्टैंडर्ड बुक में होती है उनसे डेराइव किए गए। तो फिर सही स्ट्रैटेजी क्या है सर, हम करें तो करें क्या? मेरी सजेशन ये है, आप सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के अंदर एक बढ़िया स्टडी मटेरियल आइडेंटिफाई करना चाहिए। वो एक बुक हो सकती है, स्टैंडर्ड बुक हो सकती है, एक या दो बुक हर सब्जेक्ट की आपके टेबल पे होनी चाहिए। दो इसलिए बोल रहा हूं कि कोई आर्टिकल हमने पढ़ा, कोई पैराग्राफ पढ़ा, नहीं समझ में आया एक बुक से, तो दूसरे ऑथर की लैंग्वेज पढ़ के शायद समझ में आ गया। सिर्फ इसीलिए दो बुक, सिर्फ इसीलिए दो बुक। अदरवाइज एक बुक के सारे प्रॉब्लम, सारे एग्जाम्पल्स को करना स्टार्ट से एंड तक बेहद जरूरी है। उससे क्या हुआ, एक ऑथर है, उसने कुछ सोच के एक बुक लिखी है, उसने जितनी चीजों को जरूरी समझा, इसेंशियल समझा, जितने फंडामेंटल्स लॉज हैं उनको इलस्ट्रेट, हाईलाइट करने वाले क्वेश्चंस जरूरी समझे, वो सब उन्होंने अपने बुक में डाले हैं। तो किसी भी एक अच्छे स्टैंडर्ड बुक को मैं करता हूं स्टार्ट से एंड तक, तो ये इंश्योर हो जाता है कि मैंने हर चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर लिए। सिंपल, हमारे फिजिक्स में मान लीजिए एच.सी. वर्मा की बुक है, तो उसके सारे क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो लगभग ये तय हो जाता है कि आपने हर कॉन्सेप्ट पे कहीं ना कहीं एक छोटा क्वेश्चन जरूर कर रखा है। इससे आपको कंप्लीटनेस की फील आती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसके बाद आप खूब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएं, बिल्कुल ठीक है, जितने बना सकते हैं उतने बनाएं, उसको पूरी तरह पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सब क्वेश्चन भी आप जब किसी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ेंगे तो काफी हद तक कवर हो चुके होते हैं। फिर भी पिछले 10 साल के क्वेश्चन तो बनाने ही चाहिए सभी बच्चों को, जिससे आइडिया होता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब आप प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को खुद से बना पाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सोचकर नहीं बनाना चाहिए कि ये मेरी तैयारी का अंश है, बस मैंने ये पढ़ लिया अब यही क्वेश्चन आएगा, ये गलत सोच है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह होना चाहिए। या हमने अपनी तैयारी कर ली, एक फंडामेंटल बुक से पढ़ाई की, अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाता हूं तो मुझे दिखता है कि यार बहुत सारे तो बन जाते हैं मुझसे। इससे मुझे समझ में आता है कि मेरी तैयारी सही लाइन पे है, मैं अच्छा कर रहा हूं, और मेरे दिमाग में ये भरता चला जाता है कि इस साल भी जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी लेवल के आएंगे, इसी तरह के आएंगे, और मेरी जो तैयारी है, जो मैंने एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो किया है, वो अच्छी है। मैं काफी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कर पा रहा हूं और जरूर कर पाएंगे। आपको अंडरस्टैंडिंग पे ही हमेशा ध्यान देना है। एक क्वेश्चन को करके सिर्फ आंसर लाने तक का काम आपका नहीं है। आंसर आने के बाद पल भर रुकिए, सोचिए कि क्या इस क्वेश्चन को करने का कोई और दूसरा तरीका संभव है, क्या कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने का कोई दूसरा तरीका संभव है। इन बातों पे बच्चों हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जरूर गौर करें, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। सो एनी सर्च ऑफ मटेरियल एंड प्रॉब्लम्स मेक्स नो सेंस एक्चुअली। अगर आप सोचें कि मैंने ड्रॉप ले लिया या मैं 12th क्लास में आ गया, अब मुझे कोई एक ऐसा यूनिक सा मटेरियल चाहिए जो एकदम परफेक्ट हो और उससे मेरी तैयारी पूरी हो जाएगी, तो ये मटेरियल की खोज, टीचर की खोज, कोचिंग की खोज, ये एक भ्रम है।
इस खोज को करने में आप अपना समय न गंवाएं, अपने काम में जुट जाएं। कोई भी स्टैंडर्ड मटेरियल सफिशिएंट है, प्लस कुछ हद तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। सो हैव कपल ऑफ गुड बुक्स और मटेरियल्स and start your preparation. Focus on understanding the routine problems and derivations. All routine problems and illustrations which are there in your standard book. And also focus on all derivation. This is a typical mistake that particularly dropper students do. उन्हें लगता है कि डेरिवेशन जान के क्या करेंगे, समय खराब हो रहा है, हम तो फॉर्मूला पढ़ लें और प्रॉब्लम बना लें। एवरी डेरिवेशन इज ए फंडामेंटल प्रॉब्लम। डेरिवेशन होता क्या है? वो एक प्रश्न है, वो एक क्वेश्चन है जिसको सॉल्व कर कर आपको दिखाया गया है। तो डेरिवेशन आप नहीं जानते मतलब आप सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं जानते हैं, तो फिर आप कहीं पे भी धोखा खा सकते हैं। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां किसी न किसी डेरिवेशन से कोई बहुत बड़ा हिंट आता है। तो बच्चों, आपकी किताब में जितने डेरिवेशंस प्रेस्क्राइब्ड हैं उन सबको प्रॉब्लम समझिए और प्रॉब्लम समझ के उन डेरिवेशंस को कीजिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर होता है, सबको याद हो जाता है, पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर प्रूव करके दिखाओ, ये आप में से कितने लोग कर पाते हैं ये मुझे नहीं पता, और नहीं कर पाते हैं तो करने आना चाहिए। कोशिश कीजिए कि पता करें, उससे बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी आती है। तो प्लीज फोकस ऑन ऑल डेरिवेशंस एज वेल एज रूटीन प्रॉब्लम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट बी ने हेस्ट कि मुझे नहीं ये तो सारी क्वेश्चंस बनाने, ये तो सारे बुक कंप्लीट करने, ऐसा कोई हड़बड़ आपको नहीं होनी चाहिए। आप एक स्टैंडर्ड मटेरियल को डेरिवेशन, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन सारा अगर कर लेते हो तो आपको एक जबरदस्त कंप्लीटनेस की फीलिंग आएगी। आप प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस खुद करने लग जाओगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस एलिवेट हो जाएगा, और फिर बस यही तो चाहिए। सो हंटिंग फॉर टफ प्रॉब्लम्स इज रियली फ्यूटाइल। अगर आप सोचते हैं कि मैं जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा हूं इसलिए मुझे तो बहुत सारे मुश्किल क्वेश्चन करते रहना चाहिए, तो भी आप गलत समझते हैं। कितने टफ क्वेश्चंस आते हैं हर साल, और अगर आते हैं तो वो कोई बना के भी आता है क्या? नहीं, वो तो वैसा होता है कि बोनस भी हो जाता है, कई बार बनाने वाला ही कंफ्यूज हो जाता है। और उन वेरी टफ क्वेश्चंस को देखिए, रैंक 1 भी ट्राई नहीं करता, वो छोड़ के आ जाता है, तब तो 100% नहीं आते। जेईई एडवांस की बात कर रहा हूँ, और जेईई मेन का रिजल्ट ये बता रहा है कि शायद ऐसे बहुत टफ क्वेश्चन आते ही नहीं है, ऑलमोस्ट फुल स्कोर करके आ जाते हैं बच्चे। तो शायद एक दो छोड़ दें तो शायद ही कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है जो रूटीन प्रॉब्लम से बहुत डिफरेंट होता है। इसलिए आपको बहुत दुनिया जहान के आए हुए टफ क्वेश्चंस को जमा करना, ढूंढना, फिर उनको समझने का एफर्ट करना जरूरी नहीं है। आपको जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर फोकस करना जरूरी है, और इस चैनल पर मैं यही कोशिश करता हूं। मैं बहुत अफलातूनी, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी कभार एक आध एंटरटेनमेंट इंटरेस्ट के लिए, मजे के लिए ले सकता हूं, बट अक्सर नहीं लेता हूं। मैं वैसे ही क्वेश्चन लेता हूं जो जेईई मेन या जेईई एडवांस एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, या नहीं भी पूछे जा सकते हैं तो उन क्वेश्चन से वो कॉन्सेप्ट्स निकल कर बाहर आते हैं, हमारी समझ मजबूत होती है, जो उस एग्जाम में हमें हेल्प कर सके। कोई बहुत ही टफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन को मैं कम से कम अपने चैनल पे नहीं लेता हूं, और आपको भी उन क्वेश्चन को चेज नहीं करना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। ओवर टेस्टिंग इज ए स्ट्रिक्ट नो। हर दिन मॉक टेस्ट देने लगते हैं बच्चे, एग्जाम के 3 महीने पहले पता चला हर दिन मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं होता बच्चों इससे। आपको लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट देने। आपने आज एक टेस्ट अटेम्प्ट किया, उसकी एनालिसिस करो कि मैंने किन टॉपिक्स के क्वेश्चन में गलती की, कितने सिली मिस्टेक्स किए, कितने क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आए, मैंने पढ़ाई नहीं की थी या आउट ऑफ रीच थी मेरे। उन चीज़ों को जज करो और फिर उन पर 10 दिन 15 दिन मेहनत करो, फिर एक टेस्ट दो। अपने आप को लगातार हर दिन टेस्ट करते रहने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ भी सकता है और बुरी तरह टूट भी सकता है। अगर मैं हर दिन टेस्ट देता हूं, हर दूसरे दिन टेस्ट देता हूं और मेरा स्कोर वहीं का वहीं रह जाता है, तो मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? और स्कोर वहीं का वहीं रह भी जाएगा, क्योंकि जब तक मैं प्रिपरेशन नहीं करूंगा
तब तक टेस्ट का रिजल्ट कैसे इंप्रूव होगा? एक टेस्ट को देने के बाद, उस पे बेस्ड सारी एनालिसिस को करने के बाद, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने के बाद, दोबारा से रिवीजन करने के बाद फिर मैं टेस्ट देता हूं, तब इंप्रूवमेंट की बात होती है और तभी इंप्रूवमेंट होगा। तो ओवर टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी एक अच्छा टेस्ट सीरीज आपके लिए काफी होने वाला है। तो अगर आप अपने आप को यह समझा ले जाएं कि जेईई की तैयारी मतलब कुछ अचंभा करना है, कुछ अनूठा खोज के करना है, ऐसा नहीं है। आपको रूटीन चीजों को अपने खून में दौड़ाना है, इतना अभ्यास करना है उन चीजों का। हो सके तो एक ही बुक को 3 बार बनाइए, अगर संभव हो तो। अगर संभव हो तो वो चीजें खून में दौड़ने लगनी चाहिए। आपको आभास हो जाना चाहिए, क्वेश्चन की बनावट को देख के अंदर से आवाज आनी चाहिए कि इसमें तो ऐसा कुछ करने की आवश्यकता है, अरे इसमें तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। ये देखते ही आभास आनी चाहिए, एक आवाज आनी चाहिए, और आप उसको एकदम मैकेनिकल वे में करके आ जाए। एटलीस्ट जेईई मेन के एग्जाम में तो ऐसा कर ही सकते हैं आप। तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज नहीं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी नहीं। आपको हर दिन ये ख्याल रखना है कि मेरे पास 270 दिन है। किसी एक चैप्टर पे बहुत ज्यादा समय बर्बाद न करें और आगे मूव करते रहें। कोई एक चैप्टर लगता है कि नहीं मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो ठीक है, थोड़ा सा समय ज्यादा दिया, फिर भी लगता है नहीं आ रहा है, कीप मूविंग, अगले पे जाइए। होते 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 नॉर्मली आप साइंस पढ़ रहे हैं, चैप्टर्स में लिंकेजेस होते हैं, आगे चल के कोई ऐसी घटना होगी, कोई ऐसा क्वेश्चन डिस्कस होगा, कुछ ऐसा चीज आएगा जिससे आपको पिछले चैप्टर को समझने में भी मदद मिलती है। तो आगे बढ़ना मत छोड़िए, आगे बढ़ना मत छोड़िए, कहीं पे रुक मत जाइए, ठहरे हुए पानी की तरह मत बन जाइए, बहते रहिए, ये सबसे जरूरी है। बहते रहिए, बहते रहिए, बहते रहिए। कुछ चीजें रास्ते में कठिन लगेंगी, लगने दीजिए, पर बहुत सारी चीजें आसान भी लगने वाली हैं। उन चीजों तक आप पहुंच तभी पाएंगे जब आप कठिन रास्तों से किसी तरह निगोशिएट करके निकल जाएंगे। तो ठहरिए मत, दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए। और आपको किसी को आंसर नहीं देना है। हर दिन रात को आईने के सामने खड़े होकर खुद को बताइए कि आज दिन भर में आपने क्या किया। कल का टारगेट क्या है, ये आज रात को सोने के पहले जोर जोर से बोल के खुद को बता दीजिए। आप सुबह उठते ही अपने टारगेट को पूरा करने में लग जाएंगे। दिन का टारगेट मेरा मानना है शाम होते होते आप पूरा कर लेंगे, अगर आपको क्लियरिटी से पता होगी करना क्या है। हाँ, एक और छोटा सा टिप दे देता हूं। मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन और मेरा पर्सनल तरीका है, आप में से कुछ लोगों को ठीक लगेगा, कुछ लोगों को नहीं भी लगेगा, कोई बात नहीं, आप फिर मेरी बात मत मानिएगा। मुझे लगता है कि एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट को हमें कॉन्टिन्यूटी में पढ़ना चाहिए। अगर मैं एक पर्टिकुलर फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहा हूँ, मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहा हूँ, तो 1 घंटे फिजिक्स और 1 घंटे केमिस्ट्री और 1 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, ये टाइम टेबल मुझे नहीं लगता कि ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, आपका मन लग चुका है, आप अभी क्वेश्चन बना रहे हैं, इन्वॉल्व हो चुके हैं, आपको और आगे करने की इच्छा हो रही है, करते रहिए ना। अगर पूरे दिन आप करते रहे तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। एक समय में एक ही चीज को सीखने का प्रयास करें। तो अगर एक चैप्टर को हम ज्यादा लंबे समय तक पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी समझ बिल्टअप होती है, ऐसा मैंने देखा है। रादर देन कि भर 1 घंटे के बाद सब्जेक्ट चेंज करें, आप कोशिश करें कि एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट को लंबे समय तक पढ़ें। तो इन्हीं कुछ सलाहों के साथ मैं आपको अभी इसी वक्त बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं। अपनी तैयारी में जुट जाइए, ये किया जा सकता है, ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना बाहर से खड़े होकर देखने पे लगता है। थैंक यू, गुड बाय।